हेलो एवरीवन। तो टुडे बेसिकली आज हम लोगों का जो सेशन है वो है मिसलेनियस एसेंशियल सर्विस, ठीक है ना। तो ये जो मिसलेनियस एसेंशियल सर्विस है ये बेसिकली बैंक का जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था उसको छोड़कर भी बैंक पर कुछ है जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ता है। तो उसके बारे में ही हम लोग आज जानेंगे क्या क्या। नंबर 1 जो है वो है कार्ड्स, चेक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ऑल्सो लॉकर। तो कार्ड्स में हम लोग क्या क्या कार्ड के बारे में जानेंगे। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड, चेक पर पर्सनल और इंडिविजुअल चेक एंड बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे। नेट बैंकिंग पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड ईसीएस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ऑब्लिक सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। मोबाइल बैंकिंग पर एसएमएस के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट पर लॉकर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो कार्ड्स पर क्या है? फर्स्ट है क्रेडिट कार्ड। देखो आज के ज़माने में ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरीमंद एक चीज़ हो चुका है सबके लाइफ पर, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड के हिसाब से हम लोग कोई भी चीज़ को बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और यूजुअली स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, ये छोटा सा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है ऑब्वियसली विद अ यूनिक नंबर अटैच टू एन अकाउंट। हम लोगों का जो भी अकाउंट्स होता है उसके साथ ये अटैच रहते हैं। अ क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड विच अलाउज पीपल्स टू बाय आइटम विदाउट कैश। सोच लो कि तुम्हारे पास उस टाइम पर कैश नहीं है बट तुम्हें वो चीज़ खरीदना है, तो तुम लोग किस तरीके से उसको खरीद सकते हो? ऑब्वियसली तुम लोग उसको अपना ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हो। क्रेडिट कार्ड डिपेंड्स ऑन योर लीगल इनकम। हर चीज़ का जो भी बैंकिंग प्रोसीड्योर्स होते हैं वो प्रोसीड्योर्स का मेन जो फैक्ट होता है वो होता है ऑब्वियसली तुम्हारा लीगल इनकम। अगर तुम्हारा कुछ भी लीगल इनकम नहीं होगा तो तुम्हें डेफिनेटली जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड भी डिपेंड्स ऑन योर लीगल इनकम। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोई पर्सन अगर क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं तो उससे हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, यानी कि कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होगा कोई भी कस्टमर के पास से। वो क्या होता है? इनकम प्रूफ, यानी कि वो क्या काम करता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो या फिर वो प्राइवेट जॉब होल्डर हो, वट एवर ही डू और शी डू, बट मुझे इनकम प्रूफ चाहिए। एंड ऑब्वियसली केवाईसी मस्ट। केवाईसी में क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। ये जो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो हम लोगों को चाहिए होता है ये विद इन 6 मंथ्स के अंदर का चाहिए होता है, क्योंकि 6 मंथ अगर हो जाता है ना तो रिसेंट पासपोर्ट साइज नहीं होता है। दैट्स वाई रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, यानी कि विद इन 6 मंथ्स के अंदर का जो फोटो होता है उसको हम लोग कहते हैं। क्रेडिट लिमिट क्या होता है? ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर इनकम। देखो जो पर्सन जितना ज़्यादा इनकम करेंगे उसका क्रेडिट स्कोर, उसका क्रेडिट नंबर उतना ज़्यादा होगा। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर इनकम। तुम क्या इनकम करते हो, तुम्हारा इनकम क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है ये क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट। इसके लिए एक ईयरली सर्विस चार्ज देना पड़ता है बैंक को। वो ऑब्वियसली बैंक टू बैंक वेरिएंट होता है। वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि तुम कौन से वाले बैंक से अपना ये क्रेडिट कार्ड करवा रहे हो। प्राइवेट बैंक है या फिर नेशनलाइज्ड बैंक है, तुम गांव से बिलोंग करते हो या फिर तुम शहर से बिलोंग करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा ये जो सर्विस चार्ज होता है वो डिपेंड करते हैं। तो रिपेमेंट पॉलिसी, यानी कि क्रेडिट कार्ड जो मैं लूँगी उसका क्या लिमिटेशन होता है। तुम जब एक क्रेडिट कार्ड करवाते हो, कोई भी चीज़ तुमने खरीदा है तो आफ्टर 45 डेज, यानी कि क्रेडिट कार्ड हो जाने के बाद 45 डेज तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता है। बट आफ्टर 45 डेज हो जाने के बाद तुम्हें 25% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ये क्रेडिट कार्ड के लिए। वो किसी किसी बैंक के लिए होता है और किसी किसी बैंक के लिए क्या होता है, फर्स्ट 60 डेज कोई भी इंटरेस्ट में पे नहीं करना पड़ता है। बट आफ्टर 60 डेज यानी कि 2 महीने के बाद तुम्हें 30% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आज के ज़माने में या फिर अभी के सिचुएशन पर इट्स वेरी बोल सकते हो इंक्लूडेड इन अवर लाइफ। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो हर कोई पर्सन है जो क्रेडिट कार्ड अभी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड।
ये हम सबको पता होता है कि जो भी पर्सन बैंक पर जाते हैं फॉर सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स अकाउंट जो भी ओपन करने के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या सुविधाएं देते हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ और एक सुविधा रहता है, वो होता है बेसिकली पासबुक, चेक बुक एंड एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। That ATM cum debit card is a payment card that deducts money directly from your consumer savings account to pay for transfer of money from one bank account to another bank account. Debit cards eliminates the need to carry cash or physical checks to make purchase directly from your savings. बेसिकली जो एटीएम कार्ड होता है बेसिकली एक पेमेंट कार्ड होता है। इसके ऊपर हम लोग डिपेंड करके किसी भी पर्सन को मनी भी भेज सकते हैं या से हम लोग मनी को उठा सकते हैं। ये एक मशीन काइंड ऑफ होता है जहाँ पर हम लोगों को जाकर एक 4 डिजिट का नंबर प्रेस करना पड़ता है, कितना अमाउंट चाहिए होता है वो वहाँ पर हम लोगों को टच करना पड़ता है कि मुझे इतना मनी चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। बट उसके लिए हम लोग को वहाँ पर फिजिकली होना चाहिए, यानी कि हम लोग को वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि एटीएम का जो नंबर होता है यानी कि जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इट्स नॉट लीगल पार्ट, ओके। क्योंकि एटीएम नंबर जो होता है इज़ वेरी पर्सनल। एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है, एटीएम कार्ड का नंबर हम लोग घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड का नंबर हमेशा हम लोगों को मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है। मेमोरी इन द सेंस हम लोगों का जो दिमाग होता है उसके अंदर, इसको याद रखना पड़ता है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है रुपे कार्ड और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, और दूसरा होता है वीज़ा कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। हम लोग पहले जब बैंक पर जाते हैं फॉर सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग, हम लोगों को ना जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है रुपे कार्ड और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। वो बेसिकली अक्रॉस इंडिया के अंदर ही चलता है। वो हम लोग अगर इसी टाइम पर हम लोग को ठीक हो गया कि हम लोग थ्रू आउट इंडिया अबाउट जाएंगे कि बाहर हम लोगों को जाना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री पर जाना होगा, तो वहाँ पर ये रुपे कार्ड नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग को कौन से वाले कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? वीज़ा कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। यानी कि एटीएम का डेबिट कार्ड का 2 टाइप्स, एक रुपे कार्ड और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, दूसरा होता है वीज़ा कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। वीज़ा कार्ड और इंटरनेशनल जो डेबिट कार्ड होता है वो हम लोग इंडिया से बाहर भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चेक। चेक क्या होता है? एक होता है पर्सनल चेक, दूसरा होता है बैंकर्स चेक। फर्स्ट पर्सनल चेक पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेल्फ चेक, ब्यारा चेक, अकाउंट पे चेक। सेल्फ चेक का मतलब क्या है? A self check is written by the account holder as pay self to receive money in the physical form from the bank where he hold his account in any branch। वो चाहे कोई भी ब्रांच से अपना ये अकाउंट ओपन किया है, उसको मनी उठाना है, उसको ज़रूरी है मनी का, उसके पास शायद एटीएम कार्ड नहीं है, तो वो हो सकता है वो थोड़ा सा उसका एज हो चुका है, फिर भी उसे अगर सेल्फ चेक के हिसाब से अगर मनी को विड्रॉ करना है तो उसको खुद साइन करना पड़ेगा। यानी कि सेल्फ चेक का मतलब होता है खुद के नाम का चेक। वो खुद वापस साइन करेंगे, खुद जाकर बैंक से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको घर वाले जा सकते हैं। बट बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले वो जो साइन है वो साइन को स्कैन करते हैं, क्योंकि उसके बैंक वालों के पास उसके पहले से ही उसका एक साइन रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके अगर वो साइन मैच हो जाता है तब जाके वो उसका मनी जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ब्यारा चेक क्या होता है? दिस चेक इज पेबल बाय द ड्रॉयर बैंक ओवर द काउंटर टू द बियरर और प्रेजेंटर ऑफ द चेक। बेसिकली ब्यारा चेक मैं अगर एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से ही समझाऊंगी। सोच रहे कि तुम एक कंपनी पर जॉब करते हो, तो हर एक कंपनी में क्या होता है, बैंक पर भी होता है कि एंड ऑफ द मंथ एक छोटा सा वो लोग प्रोग्राम काइंड ऑफ वो ऑर्गेनाइज करते कि सबसे ज़्यादा अच्छा वाला किसने बिजनेस दिया है, कौन क्या अचीव किया है। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ को अचीव करते तो हम लोगों को ना ब्यारा चेक मिलता है। ब्यारा चेक का मतलब होता है कि सोच लो कि तुम्हारा बैंक का या फिर तुम्हारा जो कंपनी है वो कंपनी का एक बैंक के साथ रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। सोचो कि तुम्हारा चेक जो है वो बंधन बैंक का चेक है, बट तुम
बेसिकली तुम्हारा जो अकाउंट है वो अकाउंट हो सकता है कि लाइक एक्सिस बैंक का, बट तुम्हारा कंपनी का जो रिलेशन है वो है बंधन बैंक का। तो चेक बंधन बैंक का है तो तुम बंधन बैंक से तुम्हारा ये मनी को विड्रॉ कर सकते हो BRS चेक के माध्यम से। यानी कि BRS चेक अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो BRS चेक के पीछे अगर तुम साइन करते हो तो एंड ऑब्वियसली तुम्हारा जो भी KYC रहेगा वो अगर लेकर जाते हो बैंक पर यानी कि बंधन बैंक पर, तो वो तुम्हें कैश प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग BRS चेक। अभी ये जो मनी है इसको हम लोग फ़ोन पे यानी कि हमारे सेविंग्स पर भी डायरेक्टली ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड BRS चेक। अकाउंट पे चेक क्या होता है? An account pay check by writing account pay or crossing it twice with 2 parallel lines on the left hand side top corner। ये जो अकाउंट पे चेक होता है बेसिकली ये चेक का जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर होता है वहाँ पर 2 सेम लाइन होता है, उसके मिडिल पर अकाउंट बोलकर लिखा हुआ रहता है। ऊपर हम लोग जिसको ये मनी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम रहेगा एंड उसके पास डेफिनेटली उसका अमाउंट रहेगा एंड नीचे वाला जो लाइन होता है वहाँ पर जो कर रहा है उसको प्रोवाइड उसका नाम रहेगा। उसके पास उसके बगल पर भी उसका वो जो अमाउंट है वो भी लिखा हुआ रहेगा। अकाउंट पे चेक पर एक प्रॉब्लम वाली बात है कि अकाउंट पे चेक पर अगर वो जो पर्सन वो चेक दे रहा है वो अगर जिसको दे रहा है उसका नाम अगर नहीं लिख रहा है और वो चेक अगर गुम हो जाता है, खो जाता है, तो कोई भी पर्सन वहाँ पर अपना साइन करके उसको वहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी रिस्की। यानी कि अकाउंट पे चेक से हम लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पर KYC नहीं लगता है, सिर्फ चेक होने से ही काम चल जाता है। तो इसीलिए किसी को भी अगर हम लोग अकाउंट पे पर चेक प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पर उसके अंदर हम लोग उसका नाम बेसिकली लिखेंगे, तब जाके उसको हम लोग ये चेक प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंट पे चेक। बैंकर्स चेक पर क्या आ जाते हैं? बैंकर्स चेक पर नंबर 1 गिफ्ट चेक। देखो गिफ्ट चेक का मतलब होता है ये जो हम लोग देखते हैं ना TV वगैरह पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक कौन बनेगा करोड़पति, बंगाली में दादागिरी, दीदी नंबर 1, बहुत सारा प्रोग्राम्स होते हैं। तो इनफैक्ट सोच लो तुम कोई शादी पर जा रहे हो, तो अभी टाइम पर देखा जाए तो हर एक इंसान को कोई लाइक ग्लास का एक चीज़ या फिर कोई भी गिफ्ट्स ये पसंद तो आ जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं होते लाइफ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होता है वो मनी होता है। तो मैं कोई शादी पर जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको क्या दूंगी, मैं उसको एक गिफ्ट चेक दे दूंगी। हो सकता है कि 4 फ्रेंड मिलकर हम लोग ने ठीक तय किया है कि हम लोगों को एक शादी पर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग डिवाइड करेंगे, मनी को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मैं हो सकता है कि चलो कि मैंने कहा कि तुम लोग जो भी परसेंटेज आ रहा है सब अपना अपना परसेंटेज मेरे अकाउंट पर दे दो, उसके साथ मेरा भी रहेगा मनी। हम लोग एक साथ मिलकर जो भी मनी रहेगा उसको एक अकाउंट पर लिखेंगे, यानी कि एक चेक पर लिखेंगे। चेक मेरा है तो अब इसी चेक के अंदर मेरा ही नाम रहेगा, तो उसको हम लोग गिफ्ट चेक के हिसाब से किसी को प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम किसी को प्रोवाइड करेंगे तो वो चेक क्या होगा, वो चेक हम लोग जब किसी को देंगे तो वो पर्सन के पास हो सकता है कि उस बैंक का कोई भी अकाउंट्स नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके शहर में चाहे कोई भी बैंक हो वो वहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट गिफ्ट चेक के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड गिफ्ट चेक। लास्ट पर आ जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है DD। हम लोग जो भी बैंक यानी कि हम लोग जो भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या फिर इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को मनी तो देना पड़ता है, तो हम लोग किसको मनी देते हैं, अकाउंट्स को, जो हेड अकाउंट्स देखते हैं उसको। तो DD का मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग कोई भी चेक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक पर्सन को ही होगा। सोच लो कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टरी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है, जैसे कि सैंड्स वगैरह, ईंट चाहिए होता है, सीमेंट वगैरह चाहिए, तो तुम कोई भी एक जगह से ले रहे हो, गोडाउन से ले रहे हो,
तो गोडाउन का 4 मेंबर्स हो सकता है, 4 दोस्त मिलकर वो चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट तुम्हारा लिंक कोई एक पर्सन के साथ है, तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर्सन को ही इंडिविजुअली चेक मेंशन करोगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट यानी कि द बैंकर चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक्स ऑन बिहाफ ऑन अ कस्टमर कंटेनिंग विच अकाउंट पे एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम टू स्पेसिफाइड पर्सन। कोई एक पर्सन को हम लोग डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से मनी को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं NEFT, RTGS, IMPS यानी कि नेट बैंकिंग। NEFT and RTGS is an Indian system of electronic transfer of money from one bank account to another bank account. NEFT and RTGS पर हम लोग क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पर मनी को ट्रांसफर करेंगे। It was introduced by Reserve Bank of India. इसको इंट्रोड्यूस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं IMPS। IMPS क्या होता है, इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ये भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, जहाँ से सिस्टम है जहाँ से हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक पर मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ना बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो किसने किया है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, यानी कि हम लोग जो UPI यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग IMPS। तो अभी से वो तो रिजर्व बैंक से डायरेक्ट नहीं आता है, तो वो कौन इंट्रोड्यूस करता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या है। डिफरेंसेस, एक्सटेंडेड फॉर्म, NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। पेमेंट मोड, NEFT पर हम लोग अगर NEFT एंड RTGS सिर्फ बैंक पर है, बैंक पर मिलता है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ ही इसका सुविधाएं पाएंगे हम लोग। RTGS ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ ही पाएंगे, IMPS ऑनलाइन पर सिर्फ पाएंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग जब फ़ोन पे करते हैं किसी को या फिर गूगल पे करते हैं, तो देखना हम लोग अगर ऑनलाइन होते हैं तब जाकर हम लोग मनी को प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, यानी कि ये है ऑनलाइन के लिए। सर्विस टाइमिंग तीनों के लिए सेम रहता है, अवेलेबल 365 डेज 24/7 आवर्स, यानी कि मैं इसका सुविधा 24 घंटे ही पाऊंगी, 365 डेज ही पाऊंगी। ये अवेलेबल रहता है 365 डेज ही, क्योंकि हाँ हो सकता है बैंक बंद रहता है सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, हॉलीडेज पर, तो 365 डेज कैसे हो रहा है। मैंने क्या कहा है कि ये ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है, तो मैं जब ऑनलाइन पर कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली 365 डेज ही इसका सुविधा मैं पाऊंगी। सेटलमेंट टाइम, NEFT पर जो टाइम लगता है सेटलमेंट का वो होता है हाफ आवर बेसिस, यानी कि आधा घंटा बेसिस में टाइम लग जाता है। RTGS रियल टाइम, जब तुम भेजोगे उस टाइम पर ही चला जाता है। IMPS भी जिस टाइम पर तुम लोग भेजोगे उस टाइम पर ही मनी चल जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड होता है, NEFT पर अगर तुम मनी को भेजते हो ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मॉडरेट टू स्लो। मैं अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊँ तो 2G डेटा है, थोड़ा सा धीमी से जाता है। RTGS इमीडिएट टू मीडियम, यानी कि 4G डेटा कह सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइक चला जाता है इमीडिएट टू मीडियम के हिसाब से। IMPS इंस्टेंट टू फास्ट, मैंने अभी भेजा अभी चला गया, यानी कि ये लाइक 5G। ये मैं एज अ एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ। अमाउंट ट्रांसफर मिनिमम एंड मैक्सिमम, NEFT पर 1 रुपये से मैं 2 लाख से नीचे तक की कर सकती हूँ, यानी कि 1 रुपये से मैक्सिमम 1,99,999 रुपीज़ तक मैं कर सकती हूँ। RTGS पर 2 लाख से ज़्यादा मैं कर सकती हूँ, कोई भी लिमिट नहीं होता है RBI के हिसाब से, बट हाँ दिस में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक इसको वेरी करते हैं, बट RBI कोई भी लिमिट इसका नहीं रखा है। बैंक डिसाइड कर देंगे कि तुम कितना रख सकते हो, बट 2 लाख से ज़्यादा रख सकते हो। IMPS पर मैंने जो IMPS है, IMPS पर तुम कितना कर सकते हो ट्रांसफर, 1 रुपये से लेकर 5 लाख। दिस में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, क्योंकि बैंक का भी एक रूल्स है कि आप इतना ही मनी कर सकते हो, एक दिन के लिए इतना ही मनी, बट 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक तो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन चार्जेस इनवर्ट, NEFT पर नो चार्जेस इन इनवर्ट ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन प्रोसेस, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है अगर तुम इसको जाकर इनवर्ट यानी कि बैंक पर जाके अगर करते हो तो। सेम है RTGS पर भी, नो चार्जेस फ्रॉम इनवर्ट ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन प्रोसेस। अगर तुम बैंक पर जाके करते हो तो तुम्हें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ऑब्वियसली IMPS पर लगता है।
चार्जेस वैरी फॉर बैंक टू बैंक वैरी होता है। द अमाउंट चार्ज इज बेस्ड ऑन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कितना मनी ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर स्पीड कितना स्पीड से जा रहा है, एंड अदर फीचर्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स। हम लोग जो फोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं देखना वहाँ पर ऑफर मिलता है, कूपन कोड मिलता है, कैशबैक फैसिलिटी होता है, तो ये सब कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इसके लिए मनी भी हम लोगों को देना पड़ता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस आउटवर्ड, अगर तुम बाहर से करते हो ऑनलाइन पर तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन बैंक पर डिपेंड करेगा। आरटीजीएस पर 2 लाख से 5 लाख के अंदर करते हो तो तुम्हें 25% जीएसटी देना पड़ेगा। 5 लाख एंड अब अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें 50+ जीएसटी देना पड़ेगा। आईएमपीएस डिपेंड्स ऑन बैंक। आईएमपीएस हमारा बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन टू यूज और अप्लाई, कब हम लोग यूज़ करेंगे। एनईएफटी फॉर स्मॉलर अमाउंट, एनईएफटी पर हम लोग छोटा सा रकम अगर भेज रहे हैं तो उसके लिए है। आईएमपीएस आरटीजीएस जो है इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ हाई वैल्यू मनी, थोड़ा सा ज़्यादा मनी है, देखो 2 लाख 5 लाख के ऊपर ये हाई वैल्यू मनी होता है, तो इसके लिए आरटीजीएस। एंड आईएमपीएस अर्जेंट पेमेंट्स, अभी ज़रूरी है, मुझे मनी की ज़रूरत है तो मैं अभी इसको मुझे चाहिए, मुझे मनी ट्रांसफ़र करना है, तो वो अर्जेंट पेमेंट्स है, तो उसके लिए आईएमपीएस। मॉनिटरिंग बाय एनईएफटी एंड आरटीजीएस, मॉनिटरिंग बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईएमपीएस, एनपीसीएस, एनपी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा नेट बैंकिंग पर ऑडिट भी है, वो है ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और सर्विस। यहाँ पर क्या लगता है, अकाउंट होल्डर डिटेल्स, यानी कि क्या लगेगा, अकाउंट होल्डर जो भेज रहे हैं उसका अकाउंट नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नाम, ब्रांच नाम, किस तरीके का पेमेंट्स ये ईसीएस से हम लोग कर सकते हैं, लोन ईएमआई दे सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, बिल दे सकते हैं, रेंट दे सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट्स किस तरीके का पेमेंट कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, एनुअली बेसिस पे कर सकते हैं। कोई लोन दे रहा है तो मंथली बेसिस पे कर सकता है, इंश्योरेंस दे रहा है ऑब्वियसली वो एनुअली बेसिस पे कर सकता है, बिल कोई क्वार्टरली बेसिस पे कर सकता है, रेंट मंथली बेसिस पे कर सकता है, फीस वीकली बेसिस पे दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके का पेमेंट कर रहे हो और किस तरीके के मोड ऑफ पेमेंट्स क्या है तुम्हारा। बेनिफिशियरीज डिटेल्स यानी कि तुम किसको भेज रहे हो, यानी कि ये जो बेनिफिशियरीज होता है इसका मतलब होता है कि जो इसका सुविधाएं पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरीज डिटेल्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए होता है, नेम ऑफ द बेनिफिशियरीज का नाम, जिसको हम भेजेंगे उसका नाम, एंड बेनिफिशियरीज अकाउंट नंबर, और उसका अकाउंट नंबर चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अमाउंट डिटेल्स ऑब्वियसली अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन वर्ड, जो भी मैं दूंगी उसको मैं फिगर पर एंड वर्ड पर मेंशन कर सकती हूँ। पेमेंट डिटेल्स, इंसेप्शन डेट, कॉम्प्लीशन डेट। पेमेंट डिटेल्स यानी कि इंसेप्शन डेट का मतलब होता है जब मैं भेज रही हूँ, उसको इंसेप्शन डेट कहते हैं। कॉम्प्लीशन डेट, उसके पास जब ये मनी चला जाता है उसको हम लोग कॉम्प्लीशन डेट कहते हैं, यानी कि जब उसके पास ये मनी चला जाएगा तो मेरे पास भी नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ उसका मनी चला गया है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीशन डेट। नेक्स्ट, मोबाइल बैंकिंग। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, फ़ोन पर जो एसएमएस ऑप्शन होता है उसको ही हम लोग मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। तो बैंक प्रोवाइड ऑल आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन लाइक डेबिट और क्रेडिट इंक्लूडिंग फाइनल बैलेंस ऑल्सो टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, दैट इज कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग। बैंक कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है, लाइक वो डेबिट हो सकता है यानी कि मेरे फ़ोन से कितना मनी जा रहा है, मेरे फ़ोन पर कितना मनी आ रहा है, ये इंक्लूडिंग जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोगों के जो नॉर्मल एसएमएस का ऑप्शन होता है वो पर बैंक देते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग। हाँ, उसके लिए भी बैंक एक चार्ज लेता है जो चार्जेस क्वार्टरली चार्ज होता है, यानी कि अगर कोई जनवरी मंथ से कर रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च में जाके मनी कटेगा, अप्रैल में जून पे जाके कटेगा, जुलाई अगस्त सितंबर में जाके कटेगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके ये कटेंगे। अच्छा, मोबाइल बैंकिंग पर सिर्फ एसएमएस पर ही क्यों, हम लोग तो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर एसएमएस ही क्यों।
हम लोगों के फ़ोन पर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर डीएम है, हम लोगों का फेसबुक पर मैसेंजर ऑप्शन है, तो फिर बैंक क्यों एसएमएस को ही चूज़ किया है? क्योंकि अभी भी बहुत सारा लोग हैं जो कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो देखो, बैंक का काम तो हर कोई इंसान करते हैं, तो ज़रूरत तो बहुत सब लोगों का होता है ना। तो इसीलिए बैंक क्या करता है कि ऐसा एक वो लोग ऐसा एक प्रोसेसिंग पर भेजना चाहते हैं कि हर कोई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन उससे चूज़ किया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है लॉकर। लॉकर आर टू टाइप्स, एक होता है पर्सनल लॉकर, दूसरा होता है मर्चेंट लॉकर। पर्सनल लॉकर फॉर पर्सनल यूज, मैं पर्सनली यूज़ करूँगी पर्सनल लॉकर। और जो मर्चेंट लॉकर होता है वो होता है फॉर कॉमर्शियल, यानी कि मैं बिजनेस पर्पज यूज़ करूँगी। रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पर्सनल लॉकर के लिए रिक्वायर्ड सेविंग्स अकाउंट सिमिलर ब्रांच। मैं जो ब्रांच यानी कि मेरा जो जिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट है उस बैंक से मैं मेरा लॉकर को ओपन कर सकती हूँ, यानी कि सेविंग्स अकाउंट डेट डिटेल्स चाहिए। मर्चेंट लॉकर जिस बैंक पर मेरा करंट अकाउंट रहेगा उस बैंक से मैं मर्चेंट लॉकर को ओपन कर सकती हूँ, यानी कि मुझे करंट अकाउंट डिटेल्स चाहिए। लॉकर के लिए मुझे ईयरली एक रेंट देना पड़ता है। पर्सनल लॉकर के लिए अराउंड 2000 रुपीज़, मर्चेंट लॉकर के लिए अराउंड 5000 रुपीज़ मुझे ईयरली देना पड़ेगा। एप्लीकेबल आइटम्स क्या होते हैं पर्सनल लॉकर पर? मैं मेरे खुद की ज्वेलरी, मेरे मम्मी, मेरा दादी जी या फिर नानी जी का जो भी ज्वेलरी है वो रख सकते हैं। वैल्यूएबल पेपर्स यानी कि लाइक मेरा घर का ज़मीन का पेपर हो सकता है, कोई मार्कशीट वगैरह या फिर लाइक सर्टिफिकेट वगैरह भी ऊपर रखते हैं। अगर पेपर्स के हिसाब से कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसको हम लोगों को लैमिनेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। मर्चेंट लॉकर की क्या कहते हैं? मर्चेंट लॉकर यानी कि हम लोग इसको बिजनेस पर्पस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर सोच रहे कि 4 फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं तो चारों का ही गोल्ड ऊपर रख सकते हैं। चारों का एक मिलकर जो हम लोगों ने एक पर्सनल उसका एक डीड होगा, जो डीड पर मेंशन रहेगा कि एक बिजनेस जो कर रहा है वो जो डीड है वो डीड का पेपर्स हम लोग वो पेपर्स यानी कि बिजनेस पेपर्स यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ये सब कुछ यहाँ पर जो रहेगा ये बिजनेस के ऊपर का पेपर्स रहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट लॉकर। नॉट एप्लीकेबल आइटम क्या होता है? पर्सनल लॉकर बोलो या फिर मर्चेंट लॉकर बोलो, दोनों के लिए ऑब्वियसली लिक्विड कैसा नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मैं यहाँ पर कैश नहीं रख सकती, क्योंकि कैश रखने के लिए हमारा सेविंग्स अकाउंट है। कोई करंट अकाउंट पर भी रखते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं। लॉकर हम लोग की अभी यूज़ करते हैं। सोच रहे कि हमने यहाँ पर कुछ गोल्ड्स वगैरह रखा है, तो हम लोग के घर पर अगर लाइक कुछ भी फंक्शंस वगैरह है, कुछ भी लाइक फंक्शंस हो सकता है, शादी है, तो हम लोग उस टाइम पर जाकर वहाँ से वो जो गोल्ड है उसको उठा सकते हैं, उसको पढ़ेंगे और जाकर फिर से रख देंगे। मनी तो ऐसा नहीं होता है, जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोगों को वहाँ से उठाना पड़ता है, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट है। तो इसीलिए लॉकर पर हम लोग लिक्विड कैश को नहीं रख सकते। तो आज का चैप्टर बेसिकली था हमारा मिसलेनियस एसेंशियल सर्विसेज, इसको हम लोग आधा सर्विस भी कहते हैं। तो इसके ऊपर आज हम लोगों का क्लासेस हो चुका है। हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना, एटीएम कार्ड के बारे में जाना, चेक के बारे में जाना, नेट बैंकिंग के बारे में मैंने मेंशन किया है, एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में हमने मेंशन किया है, एंड लास्ट पर जो मेंशन किया है वो है लॉकर के बारे में। तो ये था आज का हमारा चैप्टर मिसलेनियस एसेंशियल सर्विस। मिसलेनियस एसेंशियल सर्विस के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।